This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, हमारे समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाई फाउंडेशन के 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उन सभी का स्वागत है और इस वीडियो को जो देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान आज इस शोहरत पर है। उसको शोहरत भी मिली हुई है, उनकी वजह से मिली हुई है और इस एक्यूप्रेशर विधा को जो उन्होंने ख्याति दिलाई है, जो उन्होंने इसका उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है, ये सब उन्हीं का कारण है। उनको हम नमन करते हैं। उनका एक मोटो रहा, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है
और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, केवल आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, आस पड़ोस के लोगों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में पद्मा रॉय जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, तो उनका स्वागत है। तो पुनः सुधा पाठक जी का स्वागत है। और हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं वो ट्रीटाइज 3 पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर वॉल का जो कंसेप्ट है, और डॉक्टर वॉल का नाम आपको और प्रोफेसर पार्क देबू का नाम बड़े फक्र के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन एक्यूप्रेशर विधा जो टीसीएम थी उसको, उस फंडामेंटल सिद्धांत को उन्होंने और सीमेंटिंग काम किया है और उसको एस्टेब्लिश करने का काम किया हुआ है। तो हम लोग आज ट्रीटाइज 3 पर चैप्टर 2 जहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी के आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, और उसके बाद चैप्टर 3 छोटा सा चैप्टर है, फिर हम लोग मेरिडियन पर चले आएंगे, और वो मेरिडियन हमारी होगी एडी मेरिडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी, एलर्जी और वैस्कुलर डीजनरेशन। आप कभी भूलिएगा नहीं, एलर्जी के साथ साथ वैस्कुलर डीजनरेशन मेरिडियन भी जरूर याद रखिएगा। वैस्कुलर डीजनरेशन का बहुत बड़ा मीनिंग है, इसलिए उसको याद रखिएगा। तो हम लोग पुनः स्वागत करते हुए और हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। सर्वप्रथम अरविंद सर को प्रणाम करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। सर आज टीचर्स डे है, इसलिए सर टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामना सर आपको। हाँ, और सभी को भी शुभकामनाएं। और हम लोग जो है खेमका सर को फिर पुनः स्मरण कर रहे हैं, वो सबसे बड़े गुरु हम लोग के हैं। सबसे पहले गुरु खेमका सर को याद करते हुए, अभिनंदन करते हुए अरविंद सर को प्रणाम करते हुए मैं क्लास की शुरुआत करती हूँ। तो हम लोग कल सुधा, हम लोग जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, ये हमारी 3 अवस्थाएं की जो थी उनके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था। ये जो केशकी, और यहाँ पर आ गए थे बीमारियों के संकेत, ह्यूमरल प्रोसेस में ये इस बात यहाँ पर आएगी। इस वाले पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर उतना तो करा दिया गया। सर ह्यूमरल्स पेज नंबर किसमें है सर? ह्यूमरल प्रोसेस पेज नंबर 12। 3 अवस्था याद होगी। ठीक है सर, मैं शुरू हल्का सा इंट्रोडक्शन के बाद फिर मैं शुरू कर दूंगी वहीं से सर। हाँ, तो सबसे पहले जैसा कि सर ने भी बताया कि हम डॉक्टर वॉल और पार्क जेबू सर के हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हम ये एक्यूप्रेशर का सीमेंटिंग का काम किया है। तो सबसे सर्वप्रथम ईओबी को जानने से पहले मैं डॉक्टर पार्क जेबू के बारे में एक लाइन बताना चाहूंगी। पार्क डॉक्टर रेनॉल्ड आर वॉल, डॉक्टर आर वॉल, इनका पूरा नाम रेनॉल्ड वॉल है और ये एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। इन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, जब इनके समक्ष एक्यूप्रेशर की बातें आई, ये एलोपैथिक डॉक्टर तो ऑलरेडी थे ही, और जब इन्होंने इसके देखे हम एक्यूप्रेशर के बारे में जब इन्होंने देखा इतना इफेक्टिव है, तो इन्होंने जानने के लिए क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने थेरेपी में इलाज तो करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये एक्यूप्रेशर के बारे में भी कि किस तरह से काम करता है, इस पर इन्होंने शोध करना, रिसर्च करना शुरू किया, जिससे कि सब बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमें हासिल हुई। उन्होंने इसका क्या किया, डीप ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक जिस मशीन से उन्होंने ऑब्जर्व कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, डर्मेट्रॉन मशीन की सहायता से इसको, डर्मेट्रॉन मशीन को उन्होंने बनाया और उसकी सहायता से फिर ये रिसर्च करने लगे। हमारी जो टीसीएम मेरिडियन है, इस पर मशीन की मदद से जब स्टिमुलेशन दिया, ट्रीटमेंट तो वो अपना एलोपैथिक से देते थे, लेकिन हमारे टीसीएम मेरिडियन के एक्यू पॉइंट्स पर जब उन्होंने स्टिमुलेशन दिया तो उन्होंने देखा कि जहां जहां रेसिस्टेंस है, यानी जहां जहां अवरोध आता है या फील होता है, उस पॉइंट या एक पॉइंट को ये ट्रीटमेंट के मदद से इन्होंने देखा कि आसानी से वहां बिना विदाउट रेसिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी, माइनर लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास कर जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर लंग्स मेरिडियन है, लंग्स मेरिडियन पर अगर डर्मेट्रॉन मशीन से उन्होंने देखा या उसको रिसर्च के लिए उन्होंने यूज किया, तो देखा LU9 पर अगर एनर्जी कम है
या ज्यादा या तो कम मिला, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे में उन्होंने देखा अगर LU9 पर कोई एनर्जी कम या ज्यादा है तो उन्होंने देखा कि उस पेशेंट में कोई ना कोई बीमारी है। अगर बैलेंस एनर्जी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक भी आराम से प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा है या कम है तो उन्होंने देखा कि LU9 पर अगर एनर्जी कम या ज्यादा है तो उस LU9 से रिलेटेड उस पेशेंट के अंदर वो सारी खामियां, वो सारी प्रॉब्लम नजर आई। इसी के अकॉर्डिंग फिर बाद में इसको जाकर हम टोनिया सेडेट करते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर डॉक्टर वॉल ने TCM की मेरिडियन को दोबारा ही परिभाषित किया। इन्होंने अपने जो रिसर्च किया, रिसर्च में जो इनको मिला इसके अकॉर्डिंग उन्होंने TCM के मेरिडियन को अपनी तरफ से फिर दोबारा परिभाषित किया। और इतना ही नहीं, हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट को भी उन्होंने खुद ही मेरिडियन बना दिया, यानी कि अलग ही नाम दे दिया। जिधर से खाली हमारे TCM के अकॉर्डिंग हमारी जो मेरिडियन हाथ से शुरू होकर पैर से शुरू होकर जाती है, हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है, इस ऐसे में कुछ पोर्शन, कुछ जगह ऐसी भी थी जो खाली था, तो उन्होंने खाली जहां जहां स्पेस मिला उस पर उन्होंने टिश्यू मेरिडियन का नाम दिया। और हर ऑर्गन के मेरिडियन को टिश्यू लेवल पर पॉइंट को उन्होंने, हर ऑर्गन के मेरिडियन को टिश्यू लेवल पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जैसे लंग्स में भी कुछ ऐड किए, लिवर में भी ऐड किए, इसके साथ साथ जो खाली पोर्शन था उसको उन्होंने टिश्यू लेवल का उन्होंने मेरिडियन नाम दिया। TCM के लंग्स ऑर्गन के मेरिडियन में कुल जैसे 11 पॉइंट है, और इसी मेरिडियन का और इसी में इन्होंने इन सहारा लेकर फिर डॉक्टर वॉल ने जब ऑर्गन लेवल पर इसको आगे बढ़ाया, ऑर्गन लेवल से आगे बढ़ाकर टिश्यू लेवल पर ले गए, रिसर्च किया, तो उन्होंने इसमें और 7 पॉइंट ऐड किए। इस तरह से लंग्स मेरिडियन में कुल हमारे 18 पॉइंट अभी के समय में 18 पॉइंट EOV के अकॉर्डिंग 18 पॉइंट होते हैं। इसके बाद अगर डॉक्टर वॉल ने इस तरह से 9 और मेरिडियन की भी खोज की, जिसमें कि 4 हमारे हाथों फिंगर में जो 4 खाली जगह है वहां पर 4 को उन्होंने डिनोट किया, फिर 4 हमारे पैर में, और 1 उन्होंने किया है आई ऑर्बिट। इस तरह से कुल 9 टिश्यू मेरिडियन की उन्होंने खोज की है, फिर से उसको नई तरह से इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनका एक बहुत बड़ा और सबसे बड़े TCM और EOV में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, TCM के जितने भी मेरिडियन है वो हमारे एक तरह से हम उसको साबित नहीं कर सकते हैं, उसको हम उसको क्या कहें, उसको हम महसूस करके या उसको विजुलाइज करके ये करके कि ये मेरिडियन यहाँ इस जगह से चलकर यहाँ फिनिश होता है, उसके अकॉर्डिंग एक्यूपॉइंट में बांटा है। लेकिन ये EOV में ये परिभाषित है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने मशीन के डर्मेट्रॉन की सहायता से इसको पूरी तरह से इन्होंने परिभाषित किया है, इन्होंने पूरा एस्टेब्लिश किया है, बताया है। अगर किसी को अगर कोई भी शक होता है तो वो उस जगह पर जाकर उस तरह से उस मशीन की सहायता से देख सकता है कि कैसे उस जगह पर, जैसे हमारे एंडी मेरिडियन है, एंडी मेरिडियन के जितने भी पॉइंट्स है उस पर वो उसकी सहायता से देख सकता है। लेकिन हम TCM के पॉइंट्स को, एक्यू पॉइंट्स को, TCM में जो एक्यू पॉइंट्स है उसको, जैसे 5 पॉइंट है, इफेक्टिव दोनों ही उतने हैं, लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट से जो भी हमें रिजल्ट आएगा टोन या सीडेट करने में, LU9 को टोन या सीडेट करने से जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम पेशेंट से पूछते हैं। पेशेंट जिस तरह से हमें फीडबैक देता है उसके अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं। लेकिन ये EOV के अकॉर्डिंग ये जितने भी हमारे टिश्यू मेरिडियन है उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, दिखाकर समझा सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको हम समझा सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया, उनके ये हमारे बॉडी में बीमारी के जो ये हैं स्टेजेस हैं, एक ह्यूमरल स्टेज है और दूसरा है उससे आगे बढ़ा हुआ स्टेज होता है, सेलुलर स्टेज होता है। तो ऐसे में 2 तरह से डिजीज होती है। ह्यूमरल डिजीज के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। इसमें बीमारी हुई और कुछ टाइम के बाद इफेक्ट, छोटे इफेक्ट पर बीमारी होता है, छोटा कम लेवल पर उसका इफेक्ट होता है, और या तो खुद शरीर, अपने शरीर में हम जानते हैं कि उसमें एक हीलिंग कैपेसिटी होती है सबके शरीर में, तो वो अपने अगर कम स्तर पर उसमें इफेक्ट करता है तो अपने हीलिंग कैपेसिटी की बदौलत शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है। नहीं तो अगर उसमें थोड़ी बहुत भी अगर टोनिफिकेशन सेडेशन करना हो तो इस तरह से वो हो सकता है। ये इसके अलावा इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आयुर्वेद में वात कफ पित्त, उसका अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, जैसे सर्दी हो गया, कोल्ड हो गया, थोड़ी बहुत वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, या उसमें बहुत कम लेवल पर एफर्ट देना पड़ता है, और इस तरह से बॉडी वो अपने आप को ठीक कर लेती है, बीमारी ठीक हो जाती है। इसमें बॉडी फ्लूइड हो गया या ब्लड, जिसकी वजह से बहुत कम लेवल पर डिजीज मैनिफेस्ट होता है और वो ठीक हो सकता है। तो ये हो गया ह्यूमरल लेवल का। लेकिन जब ये ह्यूमरल लेवल पर बीमारी हमें पकड़ में नहीं आती है या इसको हम इग्नोर करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये आगे बढ़कर सेल
सेल के लेवल पर चली जाती है। ये हमारे ह्यूमरल लेवल से होते हुए सेल के स्टेज में चली जाती है, और वहां पर जाकर बीमारी क्या होती है, जो कि हमें बाद में पता चलती है, वो क्रॉनिक होने लगती है, क्रॉनिक टुवार्ड्स क्रॉनिक हो जाती है, या तो क्रॉनिक हो गई, या ऐसे स्टेज में पता चलता है जब सेल लेवल पर पहुंच जाता है तो क्रॉनिक होने के स्टेज में पता चलता है। इसमें सेल लेवल पर आ जाते हैं, वो डिजीज क्रॉनिक हो जाती है। और यहीं पर जैसे कि बॉडी फ्लूइड या ब्लड की लेवल पर छोटी बीमारी को अगर हमने इग्नोर कर दिया तो वही कन्वर्ट हो जाती है, और ऐसे में बॉडी के सेल्स को इफेक्ट करती है। यही बॉडी फ्लूइड और ये ब्लड का एग्जांपल अगर दूं, ये अगर छोटे लेवल पर है तो अपने आप भी ठीक हो सकती है, या छोटे से एफर्ट से या ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर सेलुलर लेवल पर चली गई तो उसके लिए वह क्या हो जाती है, एक क्रॉनिक बीमारी हो जाती है, और वहां हमें बहुत समय के बाद पता चलता है, और उसके ट्रीटमेंट में टाइम भी ज्यादा लगता है। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा लेट हो गया तो उसको ठीक होने में एक तरह से लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारी बातें हमने देखी कि बीमारी डिजीज किस तरह से, बीमारी का लेवल किस तरह से वो इम्प्रूव करता है, आगे बढ़ता है। हर चीज का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज, हर एक चीज एक स्टेप वाइज चलती है, और रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलती है, तो वह सही ढंग से होती है, स्टेप वाइज काम करती है। ऐसे में कुछ ऐसे ये है कंडीशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं जो एक्यूपेंचर के जो प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग ईओवी भी काम करता है। तो इसमें हमने कल के क्लास में हमने पढ़ा था बहुत तरह की चीजें, सिस के रूप में, आइटिस के रूप में। आइटिस अगर कहीं हुआ तो इन्फ्लामेशन होता है, वहां गर्माहट होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है। सिस क्रॉनिक स्टेज में होता है, वहां पर ये एनर्जी का स्टेग्नेशन हो गया, रुक गया, ऐसे कंडीशन में जो बीमारियां होती है। तो इसको हमने कल देख लिया था। इसके अलावा हमें बीमारियों का पूर्वाभास होता है, उसमें उपचार किस तरह से करना चाहिए वो भी हमने देखा। फिर ये ह्यूमरल, और ह्यूमरल में 3 फेजेज आते हैं किसी भी बीमारी का, जैसे बताया मैंने ह्यूमरल फेज, उसमें 3 फेज आते हैं। उसमें पहला है हमारे पास, पहला आता है इसमें एक्सक्रेशन फेज। जब बॉडी में हर एक चीज हम जानते हैं, जैसे इनटेक लेते हैं, खाते हैं, उसी तरह से फिर उसको निकालना भी जरूरी होता है, उसका एक्सक्रेशन भी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ह्यूमरल फेज के पहला स्टेप में आएगा, एक्सक्रेशन फेज। इसके अलावा अगर प्रतिक्रियात्मक, इसमें जो हमारे ईओवी में डॉक्टर बॉल ने जो हमें इंट्रोड्यूस कराया लिम्फ मेरिडियन, एज अ लिम्फ मेरिडियन उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए इंट्रोड्यूस कराया। फिर सेकेंड स्टेज है प्रतिक्रियात्मक, अगर कुछ हमारे बॉडी को रिएक्ट करती है या सही ढंग से हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में जो सेकेंड फेज ऑफ डिजीज होता है वह है रिएक्शन फेज, और इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमें एलर्जी या वास्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन का। और इतना ही नहीं, फिर तीसरे स्टेज में, ह्यूमरल फेज के तीसरे स्टेज में आता है डिपोजिशन फेजेज। अगर सही ढंग से ये नहीं हुआ, एक्सक्रेशन नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या होता है कि कोई भी चीज एक्यूमुलेट हो जाती है, बॉडी में जम जाती है, और इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा फैट डिजनरेशन मेरिडियन का। फिर अगला स्टेज, जैसे अभी हमने चर्चा की थी सेलुलर फेज, जैसे ये क्रॉनिक फेज है, तो इसमें भी इन्होंने 3 स्टेजेस बताए, 3 फेजेस बताए। पहला है संकेंद्रीयकरण या इम्प्रेग्नेंटेशन फेज। इम्प्रेग्नेंटेशन मतलब किसी चीज का गर्भाधान करना, अपने अंदर बीमारी ही क्यों ना हो, उस बीमारी का ही हमारे अंदर जब अच्छी तरह से वो रूटेड हो जाता है, तो यह फेज आता है इनप्रेग्नेंटेशन फेज, और इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन का। फिर सेलुलर फेज में दूसरा है वो है डिजेनरेशन फेज। डिजेनरेशन फेज जब कोई भी चीज एक्यूमुलेट हो गया, उसका असर उसका जब गलत असर पड़ने लगा डिजीज के रूप में, क्रॉनिक डिजीज से एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ जाने लगा, तो ऐसे में क्या होता है, सेल हो, ऑर्गन हो, उसका डिजेनरेशन होने लगता है। तो इसके लिए जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मेरिडियन का, वह है नर्व्स डिजेनरेशन मेरिडियन, स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन और जॉइंट डिजेनरेशन मेरिडियन। और लास्ट फेज है सेलुलर फेज, जो कि अपने आप में क्रॉनिक है। उसमें भी जो लास्ट फेज है वह है कैंसर या मेलिग्नाइन डिजीज फेजेज। ये मतलब एक सबसे आखिरी फेज हो गया। या तो इसमें बहुत सारे केस में बहुत एफर्ट लगा, बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, बहुत पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट देते हैं, या ऐसे भी केसेस होते हैं जिसको कि हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कैंसर। और इस केस में हम जानते हैं कि अगर बिगड़ा हुआ कंडीशन हो तो उसको सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह, और उसके लिए उन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराया हमें मेरिडियन का, वह है ऑर्गन डिजेनरेशन वेसल्स। उसके लिए उन्होंने किया ऑर्गन डिजेनरेशन वेसल्स। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो पहली 3 अवस्था है, जिसमें कि हमने देखा था एक्सक्रिएशन, रिएक्शन और एक्यूमुलेशन, इन सबों में लिक्विड या सेमी लिक्विड अवस्था ह्यूमरल फेजेस प्रोसेस होता है, और उसके बाद की अवस्था जो होती है सेलुलर फेजेस होती है।
तो यहाँ तक कल हमने ये देख लिया था। कल हमारे जो कलीग हैं, उन्होंने, जो हमारी फैकल्टी, उन्होंने कल ये इसके बारे में बताया था। इसके आगे हम देखते हैं, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर द्वारा ह्यूमरल प्रोसेस या सेलुलर प्रोसेस दोनों का तथा 6 अवस्थाओं में रोग किस अवस्था में है, इसका पता लगाया जा सकता है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के द्वारा। इसके उपरांत जब उस स्टेज को हम पता लगा लेते हैं कि वो किस फेज में है, ह्यूमरल या सेलुलर, उसके बाद हम ईओवी के अकॉर्डिंग उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि आगे जाकर इन फ्यूचर गंभीर बीमारी, क्रॉनिक में भी बहुत लेट हो जाए, ऐसी बीमारी से हम बच सकते हैं। फिर इन बीमारियों को हम समझेंगे कैसे, इसके बारे में हमारे चैप्टर में बताया गया है कि बीमारियां जो होती हैं उसके लिए जो हमें संकेत मिलता है वो इस तरह से है। पहले है इन्फ्लामेटरी सिम्टम। इसमें होता है इन्फ्लामेशन, कहीं भी इन्फ्लामेशन उस स्टेज में होता है जबकि जब हमारे शरीर में हमारा ऑर्गन सही, हमारे सेल लेवल में जो ऑर्गन है, लाइसोसोम सही ढंग से काम नहीं कर पाया, अपना जो उसका काम होता है कि बाहर के टॉक्सिन्स को या बाहर के वायरस बैक्टीरिया को खाकर पचा जाना, अपने एंजाइम में घुला लेना, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर पाया तो ऐसे में क्या होता है, उस जगह पर सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होने की वजह से वहां ब्लड का बहुत ज्यादा बहाव होता है, और ब्लड एक जगह बहुत ज्यादा अगर उसका ये होगा, बहाव होने की वजह से वहां गर्माहट हो जाती है, और गर्माहट हो जाती है और लालिमा, रेडनेस हो जाती है। तो ऐसे में होता है, दर्द होता है, सूजन होता है या जलन की अवस्था होती है। फिर दूसरा है हमारे पास क्षयात्मक अवस्था या अपजननात्मक संकेत या डिजेनरेटिव। जब ये हो गया इन्फ्लामेशन के बाद का जो सेकेंड फेज है वो है डिजेनरेटिव फेज। ऐसे में पुराने क्रॉनिक रोग होते हैं। डिजेनरेटिव फेज के, इन्फ्लामेशन के बाद डिजेनरेटिव फेज में पेशेंट क्रॉनिक फेज में चला जाता है, और इसमें होता है कि पुराने क्रॉनिक रोग इसमें आते हैं। फिर एक्यूट या तीसरे नंबर पर कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड डिजेनरेटिव। पहला इन्फ्लामेशन, दूसरा डिजेनरेटिव, और तीसरे नंबर पर दोनों का कॉम्बिनेशन, इन्फ्लामेशन और डिजेनरेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। चौथे नंबर पर है एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस या फोसाई या एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस या फोसाई। इसको फोसाई को इस तरह से समझ सकते हैं कि बीमारी कहीं और है और वो हमें दिखता कहीं और है। जैसे कि अगर दांत में दर्द हो तो जरूरी नहीं है कि उस दांत के जस्ट नीचे ही वो हो, उसका कनेक्शन हमारी बॉडी के बहुत और सारे ऑर्गन से हो सकता है, जिसको कि हम आगे देखते हैं। तो इसमें है ये 4 स्टेजेस हमने देखा कि ये संकेत, स्टेजेस तो हमने ऊपर देखा था, ये संकेत है हमारे बॉडी में डिजीज के। और इसमें पहला फेज है इन्फ्लामेटरी फेज, इसको हम देखते हैं। इन्फ्लामेटरी फेज यह है, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर सही ढंग से हमारे और सेल का लाइसोसोम सही ढंग से काम नहीं कर पाता है तो वह सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके, और दूसरे जो होते हैं बैक्टीरिया और वायरल जो भी अटैक होता है, उसकी वजह से वहां पर उस जगह पर ब्लड, उस जगह की उस कमी को रोकने के लिए ब्लड का प्रवाह होता है, और जिसकी वजह से रेडनेस और हॉटनेस हो जाता है। इसमें है स्वस्थ शरीर की कोशिकाओं में जब अवांछनीय टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया या वायरस, जीवाणु का प्रवेश या अन्य तत्वों का प्रवेश होता है तो कोशिका के लाइसोसोम उसे निगल कर खा जाते हैं। ये एक जनरल फेनोमेना है, ये जनरल प्रोसेस है, बॉडी में ऐसा होता है। लेकिन ऐसे में निगल कर खा जाते हैं, एंजाइम उसे पचा जाते हैं। पर यही बीमारी का रूप कब लेता है, जब लाइसोसोम इस कार्य को, जो उसका अपना काम है, उसको करने में असफल होता है, उसको सही ढंग से किसी भी तरह से कमी आने की वजह से वो नहीं कर पाता है। तो ऐसे में होता है सेल मेम्ब्रेन के बाह्य जो कोशिका सेलुलर फ्लूइड है वह क्या हो जाता है, फट जाता है। और इसमें शत्रु और एंजाइम दोनों को ही वह जो सेल मेम्ब्रेन में जो ये है सेल फ्लूइड है उसमें वो क्या करता है कि बाहर के शत्रु और एंजाइम को दोनों को छोड़ देता है। ऐसे में एंजाइम अन्य कोशिकाओं की मेम्ब्रेन को पचाने लगता है, जो उन एंजाइम की सहायता से उनको इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। उसके बदले वह क्या करता है कि अन्य कोशिकाओं के मेम्ब्रेन को पचाने लगता है। और इस स्थिति से बचने के लिए उस जगह पर बहुत अधिक ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे कि वहां का रंग लाल हो जाता है, और वो जगह जहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है वो जगह लाल हो जाता है, और वो जगह गर्म हो जाता है, और उस जगह पर दर्द होने लगता है। वह स्थान कार्य करने में अक्षम हो जाता है, दर्द की वजह से, गर्माहट की वजह से। वह जगह, अगर हाथ में ये प्रॉब्लम है तो वो जगह हाथ उठना या हाथ आगे पीछे मुड़ना बंद हो जाता है। इसको हम इन्फ्लामेटरी स्टेज कहते हैं। फिर सेकेंड स्टेज है डिजेनरेटिव। इसमें ये है, एक लाइसोसोम हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 1 में, बीएचपी में। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम एक
सेल का पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, हमारा डिफेंस के लिए ये हमारा एक सिस्टम है। अब उसमें लाइसोसोम क्या करता है, उसके पास देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एंजाइम भी प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन ही एक तत्व है जो चाहे आपको बिल्डिंग मटेरियल के रूप में हो और चाहे किसी कोई निर्माण करना आयुध का, आयुध माने शस्त्र, कोई, तो ये एंजाइम एक शत्रु के रूप में है, शस्त्र के रूप में है। तो शस्त्र ये है जो उसमें उसके पास एंजाइम्स होते हैं। अब क्या होता है कि जब उसने निकला तो उसने क्या किया, जो कोई दुश्मन आया उसको उसने खा लिया। खाने के बाद क्या करता है, उसमें लोग पचाना है उसको, लेकिन मान लीजिए वो उसको नहीं कर पाया, पचा नहीं पाया, तो क्या करता है वो कि वो इतनी चालाकी उसके पास है कि वो लाइसोसोम वहां से निकलता है, सेल के अंदर नहीं कुछ करता है, सेल के बाहर। सेल को तब नष्ट करता है लाइसोसोम जब सेल में कोई अंदर कोई प्रवेश कर गया हो और सेल को ही नष्ट हो करने वाला हो, तब भी लाइसोसोम यही एक्टिविटी करता है। इसको अपना समझ लीजिए कि जो सेल्फ बम्बार्डमेंट करते हैं वैसे दुश्मन जो आते हैं देश से, तो वैसे ही इसका रोल है। ये अंदर करता है, लेकिन इसमें मान लीजिए उसने किया तो बाहर आ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर ईसीएफ है, सर बाहर से जब कोई बैक्टीरिया या वायरस ऐसा अंदर इंटेक कर जाता है, घुस जाता है, जिसको कि लाइसोसोम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, हाँ, तो ऐसे लाइसोसोम तो डिफेंस का है, वो बाहर बैठा, वहां पर बाहरी तरफ रहता है ना, दरवाजे के बाहर। अब दरवाजे के उसमें खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई आया उसको पचा लिया, तो क्या करता है वो बाहर ईसीएफ में आ जाकर ईसीएफ में छोड़ देता है। ठीक है, बाहरी पोषक ईसीएफ में आएगा और वहां छोड़ देगा। तो क्या होगा, एंजाइम उसके पास स्वयं है, वो भी एंजाइम नष्ट नहीं हुआ, अपने को नष्ट कर दिया, एंजाइम नष्ट नहीं हुआ, और शत्रु का कोई एंटीजन होगा वो भी नष्ट नहीं होगा, शत्रु भी तो नष्ट नहीं हुआ। अब शत्रु दोनों चीजें रह गई। अब उसमें तो जो अपना एंजाइम है भी क्या करेगा, अपना एंजाइम भी उसको नष्ट करना है, अपना एंजाइम भी नष्ट करने लगता है अपने को ही, यही अपना एंजाइम है, लेकिन ये भी नष्ट करने लगता है उसको। ऐसी दशा में ये एक मैसेज जाता है पूरे ब्रेन, शत्रु कहीं मजबूत है, हमसे अधिक मजबूत है, तो बस वहीं पर शुरू हो जाता है आपका इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और उसके बचाव के तरीके। ठीक, फिर नेक्स्ट फेज है डिजेनरेटिव फेज, डिजेनरेशन फेज। इसमें डिजेनरेशन मीन्स डिटोरिएशन। डिजेनरेशन हम समझते हैं किसी चीज का घटना, डिटोरिएशन। डिजेनरेशन इज अ चेंज फ्रॉम हायर टू लोअर और लेस फंक्शनली एक्टिव फॉर्म। मतलब कोई चीज सही ढंग से काम कर रहा हो, उसमें अगर इसमें मैडम बता दो चार कंडीशन जो है वो बता दीजिए बस, केवल 4 कंडीशन है ना इसमें लालिमा होगी, सूजन होगी, जलन होगी और दर्द होगा। ठीक है, हेलो, इन्फ्लेमेशन में हो गया ना? हाँ, इन्फ्लेमेशन में, इन्फ्लेमेशन में 4 कंडीशन होगी, अंत में जो है दर्द होगा। तो यानी इसका अर्थ है कि जब भी किसी जगह पर दर्द हो रहा है तो पहले की 3 दशाएं जरूर होंगी, फिर दर्द होगा। बिल्कुल सर, बताया था। हाँ बिल्कुल सर। फिर ये डिजेनरेशन आगे बढ़ू ना सर? हाँ बढ़िया, यस, ठीक है। जब बाह्य कोशिकाएं असंतुलित हो जाती है, बाह्य कोशिकीय तरल में जब अवांछनीय तत्व लगातार बने रहते हैं, ईएसएफ में जब अवांछनीय तत्व लगातार बने रहेंगे, तो ऐसे में क्या होता है, कोशिका की कार्यशैली असंतुलित हो जाती है। किसी भी चीज के बाहर से अंदर आने से हम ये समझते हैं कि अगर बहुत बड़े लेवल पर अगर आ जाएगा तो हमारा लाइफस्टाइल भी गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही ये सेल के साथ भी होता है। अगर बाहर से जो अवांछनीय तत्व होते हैं लगातार बने रहेंगे, अंदर की तरफ आते रहेंगे, तो उनकी सेल की भी कार्यशैली बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाती है, और ऐसे में क्या होता है, वो सेल धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगता है। और जब बाह्य कोशिका ईएसएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इस तरह के अवांछनीय तत्व को इससे मुक्त हो जाता है, तो कोशिका पुनः स्वस्थ हो जाती है। अगर वह ईएसएफ में ट्रीटमेंट की वजह से या अपनी वो प्रोटेक्शन एबिलिटी की वजह से अगर ये सबसे बाह्य तत्व जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो फिर से वह सेल क्या हो जाता है कि वह फिर से स्वस्थ हो जाता है। इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। डिजेनरेशन तो हमने डिजेनरेशन का अर्थ ये हुआ, अब आप लोग अपने साधारण शब्द में समझिए कि डिजेनरेशन का माना हुआ कि कोशिका अपना काम, कोशिका काम क्या है, आपको चाहे आदेश देना, मेन सेल का काम क्या है,
सेल का जो मालिक है वो हमारा कौन है, बोलिए मालिक न्यूक्लियस कौन है? हाँ, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपना काम नहीं कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी सर, एनर्जी को स्टोर करना। और लोग बताए ना, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का काम है। एटीपी अणु बनाना यानी ऊर्जा बनाना, तो ऊर्जा बनाने का काम नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या और क्या क्या है देखिए, डिफेंस वाला है, ये भी अपना जो भी खुद ही दुश्मन से लड़ रहा है लगातार। इसके अलावा और कौन काम है? और सारे सारे ऑर्गन्स जो वो प्रोटीन कहीं इकट्ठा हो रहा है, कहीं का प्रोटीन का रिजनरेशन हो रहा है, कहीं सिंथेसिस हो रही है, ये सारे काम जो सेल के सारे काम है वो सेल के काम नहीं। जैसे घर में आप खाना बनाते हैं, कहीं कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई गाना सुनता है, ये सब काम करते हैं ना, तो सारे काम डिस्टर्ब होते हैं, वही काम है। तो वो सारे सेल के जितने भी आपके मेन ऑर्गन्स हैं, उन सब के काम डिस्टर्ब होते हैं, तो इसी को डिजनरेशन बोलते हैं। डिजनरेशन माने अपने शब्द में समझिए कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब काम नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? अगर भोजन आपको न मिले तो क्या करेंगे आप भूख से मारे चिल्लाने लगेंगे, आप कहेंगे हमको तो खाना चाहिए, खाना बन नहीं सकता क्योंकि बाहर दुश्मन बैठा हुआ है। तो ऐसे सारे ये डिजनरेशन प्रोसेस है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर आपने बाहरी कोशिका तरफ ईसीएफ में जो मौजूद है दुश्मन, कोई भी दुश्मन, हम तो हमारा व्यक्ति भी दुश्मन है, हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो भी दुश्मन है, अगर हम बाई प्रोडक्ट हमारा खराब है तो भी दुश्मन है, और बाहर से आया हुआ दुश्मन तो दुश्मन है ही है। तो टॉक्सिन्स जो बॉडी से नहीं निकल पाएंगे वो भी अगर एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो वो भी हमारे सेल के लिए हार्मफुल हैं। हाँ, तो बस ये समझ लीजिए, बस डिजनरेशन क्या प्रोसेस हो। जी ठीक है सर। तो इसमें रीजनरेशन कहेंगे अगर वो सेल सही ढंग से काम करने लगेगा। और ये जो अवांछनीय तत्व जिसके बारे में जिक्र हो रहा था, जिसकी वजह से सेल में डिजनरेशन होता है, उसमें उनमें कुछ तत्वों के कुछ एलिमेंट का यहाँ पर चर्चा की गई है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, एल्ब्यूमिन, न्यूट्रल फैट या लिपिड, जल, फाइब्रिन या म्यूकस। अगर ये सारी चीज बहुत इन सभी चीजों का हम समझ रहे हैं हमारे बॉडी में जरूरत है भी, लेकिन अगर ये बहुत अधिक मात्रा में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, एक्सक्रिएट नहीं होते हैं, तो वो भी सेल को सही ढंग से काम नहीं करने देंगे। यह भी एक ये होता है, कारण होता है डिजनरेशन का। इन डिजनरेशन देयर इज ए लेस देन नीडेड की एट दैट साइड ऑफ डिजनरेशन। इस डिजनरेशन में बता रहा है कि बहुत कम ही ये होता है, की का जो स्टोर होता है वह कम अमाउंट में होता है। इट कॉजेज नमनेस, डिजनरेशन की वजह से की बहुत कम ये होता है। डिजनरेशन क्या है? डिजनरेशन देयर इज ए लेस देन नीडेड, जितनी की चाहिए उससे कम अमाउंट, कम मात्रा में वहाँ की होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उस सेल में या उस जगह पर होता है नमनेस हो जाएगा, लोअर फंक्शनल कैपेसिटी, काम करने की जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। और इट डिनोटेड बाय द ओर्स या सिस, यह हो जाता है इन्फ्लामेशन में एक्टिव हो गया था, ज्यादा था, एक्सेस, यांग एक्सेस कहेंगे या एक्सेस की वजह से था। लेकिन ओसिस कंडीशन कब होगा? जब की अपने लेवल से कम होगी। तो ऐसे समय में, ऐसे में क्या हो जाता है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या डिजीज हो सकता है? वो है पैरालिसिस, न्यूरोसिस या वेरिकोज वेन। इसमें है कि की अपने ये से जितना की होना चाहिए उससे कम है। यानी चाइनीज देखिए टीसीएम से जोड़ दिया उन्होंने, डिजनरेशन बताया कहाँ का है, ये मॉडर्न साइंस का है, और वहां नीडेड की क्या है, हम बोलते हैं डिफिशियंसी, यानी डिजनरेशन में डिफिशियंसी होगी, ये कह रहा है। तो यानी आपको दोनों को ब्रिज कर दिया, इसी को ब्रिज करना कहते हैं। उन्होंने जो शब्द वहां के थे उसको मॉडर्न शब्द लाए, और लाने के बाद आपको आपके उससे साइंस से आपकी जो टीसीएम थी उससे भिड़ा दिया और कहा लेस देन नीडेड की, यानी डिफिशियंसी है यहाँ, ये बता दिया उन्होंने। यस सर। सर डॉक्टर बॉल ने कभी भी टीसीएम को ये नहीं किया, उनको आधार बनाकर ही आगे की उन्होंने सर्च की है, तो इसलिए दोनों को उन्होंने मिला दिया। और सिस इंक्लूड्स, सिस में जो जितने भी आते हैं बीमारी, उसमें फाइब्रोसिस, कॉन्ट्रैक्शन सिकुरेंट, ये बताते हैं, इंक्लूड्स सिस में इंक्लूड होंगे इनहेबिटेशन, निरोध, स्रावों का रुक जाना, स्टेग्नेशन, या फिर है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज, परानुकंपनीय क्रियाएं, इनका भी रुक जाना, कोल्डनेस, स्टेटिस, रुकावट, बेसिस रिएक्शन, क्षारीय प्रतिक्रिया। जैसे कि हमने इन्फ्लामेशन में देखा था कि 4 तरह से उसमें ये हो गया, दर्द हो गया, रेडनेस हो गया, हॉटनेस हो गया, उसके बाद फिर पेन हो गया। ऐसे में वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन वाला है। इसमें सिस वाले कंडीशन में है फाइब्रोसिस, कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिटेशन, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज, कोल्ड
status and basic reaction. Degeneration is normally associated with normal aging, but also takes place Prematurely. when structure deteriorate, causing impaired function. फिर है नॉर्मली जो है, हाँ, नॉर्मली सर। एजिंग, हर एजिंग प्रोसेस में एक एज के हिसाब से एक साइंटिफिक फार्मूला है कि एक एज के हिसाब से ब्रेन की या सारी चीजों की जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाएगी, डिजेनरेशन होगा। लेकिन अगर उस नॉर्मल से मान 10% कह रहा है कि आपको 60 से 70 वर्ष की उम्र में 10% डिजेनरेशन होता है, तो ये नॉर्मल डिजेनरेशन, लेकिन अगर ये एजिंग फैक्टर कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी को 40 वर्ष की उम्र में और 20% होने लगे, तो ये हम लोग कहेंगे, उसको डॉक्टर कहेंगे कि ये प्रीमेच्योर है, अभी तो इसको होना नहीं चाहिए, लेकिन इस स्ट्रक्चर में डिजेनरेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई फंक्शन उसका प्रभावित हो गया है। थैंक यू सर, मैं भी नहीं समझ पाई थी इस लाइन को, थैंक यू सर। द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी एंड डिजेनरेटिव सिम्टम, ऐसे पुराने रोगों में होता है, इन्फ्लामेटरी और डिजेनरेटरी दोनों तरह के इसमें लक्षण होते हैं। मतलब इन्फ्लामेशन और डिजेनरेशन मिलकर किसी भी पेशेंट को क्रोनिक बीमारी दे सकते हैं। फिर 4th नंबर पर है एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस या फोसाई। इसमें है जैसे कि हम अपने टीसीए में देखा था रूट एंड फ्रूट का या फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का, तो ये कुछ इस तरह से ही है। बीमारी का जहां प्राकट्य होता है उसे फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस कहते हैं। जैसे कि अगर तीव्र दांत में दर्द हो रहा हो तो उसको बोलेंगे वो दांत का दर्द होगा फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस। पर दांत का दर्द अंदर के ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड, जोड़ों आदि में आए हुए मैनिफेस्टेशन की वजह से भी हो सकता है। ऐसे में उपचार फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस फोसाई पर नहीं करके हम उसको क्या करेंगे, संबंधित ऑर्गन या एंडोक्राइन ग्लैंड या स्पाइनल वर्टिब्री, इन सभी पर बीमारी की जड़ को समझकर कि बीमारी की जड़ कहाँ है, दांत का, दोनों पे करेंगे हम लोग, यहाँ भी करेंगे, रूट पे भी करेंगे, फ्रूट पे भी करेंगे, दोनों में करेंगे। यस सर, दोनों जो जगह आपने पे कहा था रूट एंड फ्रूट, उसी से मैंने कहा था रूट एंड फ्रूट जो है उसको याद करना। ये केवल रूट एंड फ्रूट की बात कर रहा है, ये फर्स्ट एंड लास्ट की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है केवल रूट एंड फ्रूट की, कि रूट कहीं है, फ्रूट कहीं है। तो हमको देखना है कि हमको दोनों काम करने हैं। यानी अगर आपको मैनेजमेंट, ये मान लीजिए कोई रूट आया और कोई फ्रूट आया, तो पहले फ्रूट का एग्जाम करिए ना। मैंने दांत का दर्द आया, आपने करना शुरू कर दिया कि एंडोक्राइन सिस्टम में, तो देर होगी। पहले दांत का दर्द को खत्म कर दीजिए और फिर उस ऑर्गन, उस एंडोक्राइन सिस्टम में जाइए, और ये मिलेगा आपको सबसे अधिक बढ़िया प्रीटाइज 5 में। ओके सर, ठीक है, ये प्रीटाइज 5 में मिलेगा, तो आप उसको पढ़िएगा। लेकिन अभी मत पढ़िएगा, अभी एग्जाम तक बाद में पढ़िएगा कभी उसको सर, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है और अभी 3-4 में ही आपका पूरा समय खर्च हो जाएगा। तो 5 बाद में पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर, कभी एक बार किताब जरूर पलटिएगा। बस इतना मेरा कहना है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में विभिन्न फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस फोसाई के अनुसार प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार जिस तरह से प्रोटोकॉल तैयार किए गए उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो पुराने से पुराना बीमारी भी, क्रॉनिक डिजीज में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। हमने, और इसके बाद डॉक्टर वॉल ने निम्नलिखित तरह के फोसाई के अनुसार प्रोटोकॉल का विवरण किया है। इसमें है नेम ऑफ फोसाई, आंख, आईज, ईयर, टॉन्सिल्स, नोज एंड साइनस, टीथ एंड जॉ, लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड ओइजोफेगस। इन सभी जगह, जितनी भी जगह फोसाई है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट, रूट एंड फ्रूट का ट्रीटमेंट दे करके उसको अच्छे तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। फोसाई में एक और नोट कर लीजिए आप लोग, ये खुद लिख लीजिए कहीं पर कि फोसाई में आपका टंग भी लिख लीजिए, टंग नहीं लिखा हुआ है इसमें, लेकिन टंग लिख लीजिए, क्योंकि टंग के आधार पर बहुत चीजें, तो वही फोसाई है। टंग में कोई चीज हुई परिवर्तन तो हम लोग जान जाते हैं कि बीमारी कहाँ पर है। टंग इसमें नहीं है, लेकिन टंग भी, और हमेशा कोई क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस, जो लोग एग्जाम देंगे मल्टीपल चॉइस में टंग आए तो टंग में टिक करिएगा। क्लियर? ठीक है सर, ये बता दूं रहा, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो आपको लगे कि टंग इसमें है नहीं ना, टंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फोसाई। ठीक है, चलिए। जब बीमारी शरीर के केवल एक भाग में प्रकट होता है तो वह वन साइडेड फोसाई कहते हैं उसे। बीमारी केवल वन साइडेड हो अथवा अर्थात केवल बाएं में हो अथवा दाहिनी तरफ हो तो वह वर्टिकल फोसाई कहलाएगा। वर्टिकल फोसाई के उपचार का अलग प्रोटोकॉल होगा और हॉरिजॉन्टल फोसाई के उपचार का अलग प्रोटोकॉल होगा। क्रॉनिक बर्डन ऑफ फोसाई ऑफ फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस या फोसाई जब पुरानी हो जाती है तो इरिटेशन लगातार अथवा रह रहकर प्रकट होता है।
क्रॉनिक स्टेज में जब फोसाई चला जाता है तो उसमें हमें लगातार उसमें हमें हमेशा इरिटेशन होता है। तो अच्छा, इस तरह से इसको तुलना करिए आयुर्वेदिक से। आयुर्वेदिक वन साइडेड फोसाई क्या होगी बोलिए? एलवीएम। बिल्कुल सर। एलवीएम हम्म हमारे नीचे से ऊपर एक ही तरफ हम कर रहे हैं, और correct, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन क्या है? वो हॉरिजॉन्टल फोसाई हॉरिजॉन्टल फोसाई, ठीक है है ना। सर। ऐसे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, हमारा हॉरिजॉन्टल मीडियन, उसमें हम क्या करते हैं, दांतों का बाईं तरफ है दाईं तरफ दोनों का उपचार करते हैं। वर्टिकल में नीचे से हमारा कुछ हुआ तो ये हम 1 नंबर से आते हैं और नाक तक पूरा सबका पूरा आंख तक सबका करते चले जाते हैं, तो वो वर्टिकल फोसाई हो गया। ऐसे Yes, sir. समझना है, ठीक। इसमें फिर कुछ स्पेशल नोट्स को भी ऐड किया गया है। ईएवी में पुरानी बीमारियों का उपचार के लिए प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं। डायबिटीज, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, हार्ट ब्लॉकेज, एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, इन सब के प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं ईएवी में। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, अल्सर, एसिड बेस अल्सर, फिर एसिड बेस रेशियो इन स्टमक में एसिड बेस के रेशियो के लिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, फिर डाइवर्टिकुलम एपेंडिसाइटिस या स्कार्स के लिए, कोहेरेंस डिजीज आदि के उपचार के लिए प्रोटोकॉल भी ईएवीएम में तैयार किए गए हैं। इस प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार करने से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है, बहुत अच्छी सफलता मिली है। फिर ईओवी विधि से उपचार देने से बीमारी में लाभ तो हो रहा है तथा अथवा बीमारी बढ़ रही है। इसका मेजरमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस एवं इंस्ट्रूमेंट जिसका कि नाम डर्मेट्रॉन है, जैसा कि मैंने अभी शुरू में चर्चा किया था, उसके द्वारा किया जाता है। चीनी एक्यूपंक्चर के उपचार के प्रभाव का पता केवल सिम्प्टोमेटिक डायग्नोसिस के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह साइंटिफिक रीजन से ईओवी को हम डायग्नोस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिर डर्मेट्रॉन मशीन बहुत महंगी है, इसका अभी उपचार यहाँ पर उपलब्ध ये यहाँ पर इंडिया में नहीं है, लेकिन उससे संबंधित बिंदु को हम स्टिमुलेट करके टोन सेलेक्ट करके अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद हमारा 3rd चैप्टर है, वह उसमें है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, ईओवी के मूलभूत सिद्धांत। ईओवी किस सिद्धांत पर काम करता है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे डर्मेट्रॉन मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाया डॉक्टर बॉल ने, ये बताया गया है। फिर रोगी के रोग का उपचार या निदान या उपचार किया जाता है इसकी वजह से, और इसके कार्य प्रणाली की जो विशेषता है यह कुछ इस तरह से है। पहला, रोगी के शरीर पर स्थित एक्यू पॉइंट के इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को डर्मेट्रॉन नामक यंत्र के निदान द्वारा नापा जाता है। एक्यू पॉइंट जो वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स है, एक्यू पॉइंट्स है, लेकिन ऑर्गन से रिलेटेड जिसमें बीमारी है उससे रिलेटेड एक्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को, जब इलेक्ट्रिक को प्रभावित किया जाता है तो वह किस लेवल तक ज्यादा या कम या बैलेंस लेवल पर रेसिस्टेंस दिखाता है, इसके अकॉर्डिंग ही उस बीमारी के उपचार का प्रोटोकॉल बनाया जाता है। इस यंत्र द्वारा 135 मिलीवोल्ट से लेकर 2070 मिलीवोल्ट तक के वोल्टेज को नापा जा सकता है। इस डर्मेट्रॉन मशीन के द्वारा इतने से इतने मिलीवोल्ट के ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम नाप सकते हैं। एवरेज वोल्टेज 900 मिलीवोल्ट होता है और जिसका डायल में 50 मार्क पर प्रदर्शित किया जाता है। इसको मतलब अगर एक स्केल की सहायता, स्केल को ये बनाकर समझें तो अगर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस अगर 1 से लेकर 100 तक स्केल में माप रहता है तो 50 हो गया उसका नॉर्मल स्टेज, बैलेंस स्टेज में है कोई भी इंसान, तब उसको डिजीज नहीं कहेंगे। लेकिन अच्छा अगर इसको इस तरह समझिए, बहुत अधिक साइंस वाला मत जाइए, सिंपल समझिए। देखिए इसमें 900 मिली वोल्ट को 50 मार्क पर उन्होंने डायल में फिक्स कर दिया कि 50 मार्क अगर होगा तो आप समझें कि ये एवरेज जो है वो हमारा 900 मिली वोल्ट है। एक तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि ये आप ये सोच सकते हैं कि भाई अगर करंट दे रहे हैं तो क्या हमारा ब्रेन प्रभावित होगा कि नहीं होगा, तो उनका ना, करंट इतना कम है कि जो ब्रेन उतने में स्टिमुलेट ही नहीं होगा। जैसे बहुत से हमारे करंट में कोई आप देखिए जब घर में आप कभी कभी पानी का वो होता है तो हल्का सा होता है, हल्का सा आपको करंट लगता है ना, लेकिन अगर बिजली उससे कम प्रभावित हो तो भी नहीं लगता और आपका उसका ब्रेन बर्दाश्त करता है, कोई झटका नहीं लगता। वही कह रहा है कि ये करंट इतना कम है
जो जिस पर नाप रहे हैं वो, कि वो ब्रेन इसको महसूस नहीं करता। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि उससे ब्रेन प्रभावित होने लगे कि अरे भाई आप बिजली का झटका दे रहे हैं तो ब्रेन को प्रभावित करना है। तो वो उसके बाद कह रहे हैं कि उतना आपको ब्रेन प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर की विद्युत क्षमता से बहुत कम है, इसलिए उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको लगे कि अरे हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पढ़िए 4 से, यही मेन है उसके तो हाँ, बोलो। जब शरीर में डर्मेट्रॉन यंत्र द्वारा विद्युत प्रवाह किया जाता है तो डायल पर 50 यूनिट का संकेत बताता है कि 0.87 वोल्ट विद्युत ऊर्जा रेसिस्टेंस का शरीर प्रतिकार कर रहा है। ठीक, और यही सामान्य विद्युत है। यह एक सामान्य स्टेज हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य बिंदु रेसिस्टेंस 0.87 वोल्ट होता है, मतलब ये बैलेंस स्टेज हो गया। इसमें जो विद्युत का रेसिस्टेंस है वह 0.87 वोल्ट होता है। शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा एक्यू पॉइंट पर विद्युत रेसिस्टेंस कम होता है। शरीर में वही करंट सब जगह जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ एक्यू पॉइंट पर जाता है, लेकिन और जगह की अपेक्षा एक्यू पॉइंट पर जो रेसिस्टेंस होता है उस इलेक्ट्रिक का वह कम होता है, मतलब प्रतिरोध जो होता है वह कम होता है। ईएबी का नियम, थंब रूल, सामान्य रीडिंग 50 होती है। 80 से अगर अधिक, जैसे कि मैं बता रही थी, अगर स्केल में देखा जाए तो 50 वो बैलेंस स्टेज हुआ, लेकिन अगर 50 से ज्यादा हो जाता है, अगर 80 हो गया, 80 की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेज को बताता है, फेज को बताता है। और वही अगर 50 से नीचे हो जाता है, रीडिंग बताती है कि 50 से कम रीडिंग, जैसे 30 आ गया, 40 आ गया, वह बता रही है कि हमारे शरीर में बीमारी वो क्रॉनिक है या डिजेनरेटिव प्रोसेस के कारण कार्य क्षमता उस ऑर्गन की घट गई है। ऐसे में ईएबी यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा सप्लाई देने से डिजेनरेटिव प्रोसेस में बहुत आश्चर्यजनक रूप से सुधार आता है। फिर लास्ट है इंडिकेटर ड्रॉप। आईडी से पता लगता है कि सेल डीके के साथ साथ एक्यूट अथवा क्रॉनिक रोग हुआ है कि नहीं। जैसे कि मैं बताया, मतलब 50 से अब मान लीजिए 20 आ जाए, याद करिए 50 से मान लीजिए 20 आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि सेल जो है बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर है। बिल्कुल, ये इसका कहना है। और दूसरा तरीका ये कि जो ये हम बाद में नोट कर लीजिए कहीं, कि जो रेजिस्टेंस है ये आगे किताबों में या उनकी किताब में नहीं है, ये बाद की किताबों में जो हम लोग पढ़ा रहे थे उस दिन किताब, उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा ये इसका एक्यू पॉइंट का हम लोग वो लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, तो उसको उन्होंने कहा था कि 1 से लेकर के 3 mm तक का होता है ये डायमीटर का, और हम लोगों का जो BM2 होता है लगभग 5 mm का होता है। ठीक है, तो यानी अगर कोई आप लगाते हैं पॉइंट तो उस पॉइंट को पूरा कवर कर लेता है, जो हमारा मैग्नेट है वो उस पॉइंट को कवर कर लेता है। रेजिस्टेंस का जो एरिया बताया है कि जो पॉइंट एक्यू पॉइंट है, एक्यू पॉइंट का एरिया बता रहे हैं, मतलब व्यास रेजिस्टेंस, अरे वो व्यास वाला जो नहीं होता है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप BM1 लगा रहे हैं तो उस पॉइंट पर टच करेगा कि नहीं करेगा, उसको कवर कर लेगा पूरा। BM2 तो बहुत बड़ा होगा, BM1 भी कवर कर लेगा उसको, तो वो चिंता मत करिएगा। तो ये सेल डीके का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 50 नॉर्मल है, 80 है तो यानी काफी इन्फ्लेमेशन हो चुका है, और अगर 50 से 30 की तरफ 35 से घट रही है तो यानी काफी कुछ क्रॉनिक आपका डिजेनरेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। ये आपको जानना जरूरी है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस, जब जिस जगह पर आप बिजली दे रहे हैं, आप बिजली दे रहे हैं ना करंट, तो उस करंट में, या इसमें नहीं लिखा है, आगे 4 वाले में लिखा होगा प्रिडाइजपुर में, कि जब करंट आप दे रहे हैं तो उतना ही लेता रहता है जहां तक आवश्यकता होती है, उससे ऊपर नहीं लेता बाद में। मान लीजिए आपने देना शुरू कर दिया तो आप ये सोचेंगे अरे हम कितना दें, तो जब भी आप देना शुरू करेंगे, जब उसका प्रॉपर हो जाएगा उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस, मतलब वो ऊर्जा, तो वो लेना बंद कर देगा। ये वहां ये शरीर का धर्म है, ठीक है, तो उससे घबराइए नहीं। मतलब ये सिद्धांत रूप में कि उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, कि अरे हम तो देते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ब्रेन फर्क पड़े, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आगे हम आगे चले। यस सर, हाँ एडी मेरिडियन जी। तो करीब में अभी जैसे हमने देखा था कि 2 फेजेज हैं, ह्यूमरल और सेलुलर फेजेज। तो उसी कड़ी में ह्यूमरल फेजेज में हमने देखा था कि एक मेरिडियन का उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, वह है एलर्जी डिजेनरेशन मेरिडियन या वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन।
इसमें एलर्जी जनरेशन मेरिडियन तो समझ में आया, लेकिन वास्कुलर का अपने आप में बहुत बृहद ही मायने हैं। मतलब किसी चीज को ले जाना, संवहन करना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ऐसे में हम अपने चैप्टर 6 में एलर्जी डिजेनरेशन मेरिडियन के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो एलर्जी, इस चैप्टर को बताने से पहले थोड़ा सा मैं एलर्जी के बारे में बताना चाहूंगी। एडी मेरिडियन वो मेरिडियन है जिसमें एलर्जी को ट्रीट किया जाता है। एलर्जी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले यह जाने कि एलर्जी एक्चुअल में है क्या। एलर्जी शरीर के इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा की गई एबनॉर्मल रिएक्टिविटी है। वह हमारी एबनॉर्मल रिएक्टिविटी है जो हमारे शरीर की इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा हो जाती है। अर्थात जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी हानि रहित चीज पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है तो इसे हम एलर्जी कहते हैं। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो किसी ऐसी चीज जो कि हानिकारक नहीं होती है उस पर जब रिएक्ट करने लगती है तो वही एलर्जी कहलाती है। इसे ही हम एलर्जी कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं तथा इसके लक्षण हल्के से लेकर जानलेवा तक भी हो सकते हैं। एलर्जी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एलर्जी हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है जो किसी बाहरी या अंदरूनी थिंग के कारण, बाहरी या अंदरूनी शरीर के अंदर की चीज हो या बाहर की चीज हो, इस चीज पर जो हमारे शरीर के लिए इरिटेशन का कारण बन जाए, लेकिन किसी दूसरे के शरीर के लिए, जो मेरे शरीर के लिए इरिटेशन हो सकता है वह आपके शरीर के लिए नॉर्मल हो सकता है, दूसरे शरीर के लिए नॉर्मल सिचुएशन होगा। ऐसे में अगर इसको ये ऐसे समझे, अगर नट्स खाने से मुझे एलर्जी होती है तो जरूरी नहीं कि सबको एलर्जी होगा। वह 95% लोगों के लिए बहुत ही न्यूट्रिटिव है, लेकिन जिनको एलर्जी है उसके लिए वह एलर्जी का कारण बन जाएगा। तो एलर्जी का मतलब यही हुआ, हम हाइपर सेंसिटिविटी किसी चीज के प्रति बोल सकते हैं एलर्जी को। और यह इसके 4 प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इस सबसे पहला प्रकार है मोस्ट सीवियर टाइप एलर्जी, अर्थात रिएक्शन टिश्यू फ्यू सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक भी हो सकता है। कुछ हमने इंटेक लिया या कुछ हमारे पास हमारे आउटर एटमॉस्फेयर से आया, डस्ट आया या पोलन आया और उसका तुरंत रिएक्शन हमारे बॉडी में दिखा, कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक। फिर सेकंड टाइप है यह, इस एलर्जी का रिएक्शन हमें फ्यू मिनट से लेकर कुछ समय से लेकर कुछ घंटों तक में नजर आता है, जैसे ग्लूटेन एलर्जी, हमने खाया और बाद में नजर आया। तीसरे टाइप में है सिम्टम्स अपीयर होने से ही इसमें कुछ समय कुछ घंटे लग जाते हैं, जैसे ल्यूपस एलर्जी। फिर है फोर्थ स्टेज में, इट मे बी टेक फ्यू आवर्स, कुछ समय से लेकर कुछ दिनों तक इसके सिम्टम्स बाहर आने में टाइम लग जाते हैं, जैसे डीके हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है। इसमें लॉन्ग टर्म एलर्जी कंडीशन आते हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन, किसी बीमारी की वजह से हमने किसी मेडिसिन को लिया, बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन उसका साइड इफेक्ट या एलर्जी की वजह से फिर दूसरी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं एलर्जी मेरिडियन, वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन या टिश्यू डिजेनरेशन मेरिडियन भी इसे हम बोलते हैं। इस मेरिडियन, यह मेरिडियन हाथ के मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर के अल्नर साइड से प्रारंभ होती है। यह हमने देखा है कि रिंग फिंगर में, हमारे मिडिल फिंगर में एक साइड से तो हमने देखा है कि इसमें पेरिकार्डियम की एंड होता है, पेरिकार्डियम मेरिडियन का एंड होता है, और जो यहाँ इस साइड में, और जो दूसरी साइड में जब वो जाकर दूसरी साइड जो खाली जगह है वहां पर उन्होंने इस मेरिडियन को, वास्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन को इंट्रोड्यूस कराया है। बिंदु की इसमें कुल संख्या होती है 5। यह मेरिडियन बायलेटरल होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, यह मेरिडियन सभी प्रकार के एलर्जी का उपचार करती है और इसमें निम्नलिखित एलर्जी के प्रॉब्लम ठीक किए जा सकते हैं, जैसे स्किन एलर्जी, एलर्जिक कोलाइटिस, बड़ी आंत में अगर किसी चीज की वजह से एलर्जी हो गई हो, एलर्जी गैस्ट्रोफी, गैस बनने की एलर्जी, या आर्टियल स्क्लेरोसिस। उसके अलावा एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक साइनस, एलर्जिक हे फीवर और राइनिटिस, छींके, एलर्जी से छींके आना, सर्दी होना या ज्वर आ जाना। एलर्जिक ड्यू टू डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की वजह से, दांत की समस्याओं की वजह से, जैसे दांत में ब्रेसेस लगाया हो या आरसीटी हुआ, ऐसे कंडीशन में अगर एलर्जी हो जाती है, उन सभी चीजों की वजह से एलर्जी हो जाती है, तो इसमें ये कंडीशन आता है। एलर्जी का उपचार जो अब तक संभव नहीं हो पा रहा था, इस मेरिडियन की सहायता से बहुत ही सरलतापूर्वक संभव हो गया है। यह मेरिडियन एलर्जी के कारण का निवारण सही ढंग से उसकी जड़ में जाकर के करता है। डॉक्टर वॉल ने यह सिद्ध किया कि आर्टियल स्क्लेरोसिस तथा उससे होने वाले हृदय रोग, हार्ट ट्रबल की एलर्जी में भी
एलर्जी के कारण होते हैं। अभी तक तो हमने हार्ट की प्रॉब्लम को समझा, हार्ट से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसको डॉक्टर वॉल ने एलर्जी से भी रिलेट किया कि एलर्जी की वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका इलाज भी हम एलर्जी मेडिसिन के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन पर उपचार करने से हृदय की धमनियों की रुकावट का बढ़ना रुक जाता है। हृदय में जो स्टेटिस होता है, रुकावट आती है, वो लगातार जो बढ़ते रहता है वह रुक जाती है, और धीरे धीरे धमनियों की रुकावट कम होते जाती है। फिर एलर्जी क्या है, वो तो अभी जैसे मैंने बताया कि बॉडी की सेंसिटिविटी होती है किसी चीज के प्रति, उसके बारे में। फिर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एलर्जी? न्यूट्रिटिव एलर्जी, पाचन की एलर्जी, आर कॉज्ड बाय एक्सेस कंजम्पशन ऑफ स्ट्रॉबेरीज, pineapple, tomatoes, nuts, meat, fishes, take fat like milk and eggs। बहुत सारी चीजें ऐसी है खाने में भी जिसकी वजह से हमें एलर्जी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में एलर्जी हो सकता है। केमिकल एलर्जी, रासायनिक एलर्जी, आज कॉज्ड बाय प्रिजर्वेशन एजेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टफ, chemically treated by carbohydrate like grain, rice, potatoes, vegetables, fruit juice and fruits, especially citrus fruits। बहुत सारे लोगों में citrus fruit की एलर्जी होती है। इनफैक्ट मुझे भी एलर्जी है। citrus fruit अगर मैं खा लूँ तो 1-2 दिन के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। They cause allergic inflammation and urinary bladder mucosa। The cause of this type of allergy may be insecticides and herbicides applied in the vegetable and fruit। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर जो इंसेक्टिसाइड या हेrbicides को जो ये करते हैं, डालते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये सारे एलर्जी होते हैं। कॉजेज ऑफ हेड एलर्जी, हेड एलर्जी के कारण है, उसमें है कॉस्मेटिक्स, प्रसाधन सामग्री, हेयर डाई एंड शैम्पूज, हेयर लोशन एंड स्प्रे, बालों का लोशन या स्प्रे, या क्रेयॉन्स। इसके अलावा है मस्कारा, इट इज ए कॉस्मेटिक बाय डार्केनिंग आई लैशेज, मस्कारा हम सभी जानते हैं। फेस क्रीम या नेल वेनिस, नाखून की पॉलिश को हटाने वाला। आफ्टर शेव लोशन या डेंटल मटेरियल्स, दांतों में लगाए जाने वाले मटेरियल की वजह से। फिर है डेंटल फिलिंग, डेंटल फिलिंग में बहुत सारे लोग कॉपर की फिलिंग कराते हैं, प्लेटिनम या सिल्वर की फिलिंग कराते हैं। ऐसे में अगर उनको वो उसके प्रति सेंसिटिव हुए तो उन्हें एलर्जी हो जाएगा। फिर एमेलगम, पारा की धातु से भी, पारा से भी बहुतों को एलर्जी होती है। एक्रेलाइट्स या सिंथेटिक मटेरियल मेड बाय एक्रेलिक एसिड की वजह से एलर्जी होना, या प्लास्टिक्स की वजह से, या पॉलिस्टर की वजह से। बहुत सारे लोग पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहन पाते हैं, उनको भी एलर्जी होती है। फिर दूसरा है मुख गुहा की एलर्जी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में उसमें आता है, सबसे पहले है डेंटल मटेरियल, दांतों के उपचार में लगाया गया, जैसे आरसीटी होता है, ब्रेसेस लगाया जाता है, लगवाते हैं, वैसे कंडीशन में एलर्जी हो सकती है। या इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर मेडिकेमेंट्स गिवन, ऐसी दवाएं जो इंजेक्शन के द्वारा सीधे हमारे वेन्स के अंदर दी जाती है, हमारी पेशियों में, मसल्स में पहुंचाई जाती है, उनसे भी एलर्जी हो सकता है। एलर्जी आर ऑफ्टन कॉज्ड बाय, इसके अलावा भी एलर्जी हो सकता है, पिग मीट, एग, फिशेज, मीट एक्सट्रैक्ट्स, ये सारी चीजों के अलावा इन चीजों से भी एलर्जी हो सकता है। फिर इसके एलर्जी के ये भी हैं, टाइप्स भी है। इसमें है अर्जित एलर्जी या एक्वायर्ड एलर्जी। तो acquired allergy which are not inherited but the contact as a result of factors from acting from or originated from outside organism are called acquired allergy। वह एलर्जी जो कि हमें हेरिटेंस में या जेनेटिकली नहीं मिला है, बल्कि हमारे जन्म के बाद बाहर के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आने के बाद जिस चीजों से एलर्जी होती है, वह एक्वायर्ड एलर्जी कहलाती है। एक्वायर्ड एलर्जी आर ऑफ्टन प्रोसीड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर, इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर मतलब फेलियर ऑफ लिवर का हो जाना। हेंस ट्रीटेड, इसके कंडीशन में हम लिवर 3 को ट्रीट कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर में होता है फेलियर ऑफ लिवर व्हेन इट अनेबल टू परफॉर्म हार्मोनल फंक्शन, जब लिवर सही ढंग से हार्मोनल फंक्शन को ये नहीं कर पाता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो वह फेलियर ऑफ लिवर के कंडीशन में आता है। और इस केस में हम स्पेशली लिवर 3 को ट्रीट करते हैं। उपार्जित या अर्जित एलर्जी उसे कहते हैं जो जन्मोत्तर या वंशानुगत नहीं होती है। फिर है एलर्जी के प्रकार, एलर्जी में भी 3 टाइप्स। एंटीबायोटिक मेडिकेटेड एलर्जी, प्रतिरक्षी जनित एलर्जी। फिर है सेल मेडिकेटेड एलर्जी, मिक्स एंटीबॉडी और सेल मेडिकेटेड एलर्जी। तो इसमें सबसे पहले है एंटीबॉडी मेडिकेटेड एलर्जी। This type of allergy are causes immediately within minute and exposure to an allergen।
जैसे एक्सपोजर होता है, जिससे एलर्जी है किसी भी पेशेंट को, उसके जैसे एक्सपोजर में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो तुरंत फ्यू सेकंड से मिनट के बीच में उसको एलर्जी हो जाता है। जैसे कि भोजन जनित एलर्जी, भोजन में कुछ ऐसा खा लेने से एलर्जी है तो तुरंत एलर्जी का सिम्टम नजर आता है। बचपन की एलर्जी जनित खुजली, बचपन में किसी चीज से एलर्जी हो, ऐसे में उस चीज से अगर उसको कांटेक्ट हो जाए तो उसमें खुजली होने लगती है। हे फीवर, पराग ज्वर, जो अगस्त सितंबर में घास फूस सड़ने की वजह से होता है। जैसे पॉलन एलर्जी होता है, वैसे हे फीवर एलर्जी भी होता है। इसमें आंख नाक से स्राव होता है तथा छींकें आती है। एक्सट्रिंग अस्थमा और एलर्जिक अस्थमा भी होता है। एलर्जिक जनित सांस रोग कहलाता है। इसमें अस्थमा, जो एक्सट्रिंग अस्थमा होता है, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एलर्जी की वजह से। फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एबव एलर्जी, एलर्जी की वजह से जो इफेक्ट आता है वो कुछ इस तरह से है। एलर्जिक रिएक्शन कॉजेज वास्को डायलेशन, रक्त वाहिनियों का फैलना। इसमें होता है लीडेड टू स्किन रेसेज, बॉडी में क्या होता है कि वास्को रक्त वाहिनियों का एलर्जी की वजह से जब रक्त वाहिनियां फैल जाती हैं तो वह दिखती है किस तरह से, बॉडी में रैशेज के रूप में दिखती है। एलर्जिक रिएक्शन कॉजेज इंक्रीजेज परमेबिलिटी ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जो परमेबिलिटी होती है, एक साइड से दूसरे साइड किसी चीज के आने जाने की जो क्षमता होती है, परमेबिलिटी होती है, वह होती है लीडिंग आइदर ऑफ लोकल स्वेलिंग, एडिमा की वजह से। जब पानी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है बॉडी में, एक सेल से दूसरे सेल से या बाहर बॉडी के से बाहर नहीं जा पाता है, तो ऐसे में बॉडी में एडिमा के फॉर्म में नजर आता है। तो टू इंक्रीज सिक्रेशन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि बताया, म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से जब वो बाहर की तरफ नहीं जा पाता है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो एडिमा के रूप में परिलक्षित होता है। एलर्जिक रिएक्शन कॉजेज स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू आइदर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और डिस्टर्बेंस ऑफ इंटरनल इंटेस्टिनियल फंक्शन। एलर्जिक रिएक्शन जब ये होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है स्मूथ मसल्स में, जिसके कॉन्ट्रेक्शन में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है, तो इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। मतलब अस्थमा को ही यह इस तरह से आगे बढ़ाया है। देखिए, जो भी स्मूथ मसल है वो ऑर्गन के अंदर वाले, जो शरीर के अंदर है, जो अपने आप फंक्शन करते हैं, वो स्मूथ मसल कहलाती है, जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो वो जैसे उसमें हार्ट में है, लंग्स में है, या आपके इंटेस्टाइन में है, आंतों में है, वो सब फंक्शन को प्रभावित करती है। तो वो एलर्जिक रिएक्शन कॉजेज स्मूथ, इनको कॉन्ट्रेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है एलर्जिक की वजह से। जी सर आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा? तुम बताओ, हम तो पहले कह रहे थे ये चैप्टर नहीं हो पाएगा, ये तो इतना ही उपाय बहुत है। वो छोड़कर पॉइंट्स के ऊपर मैं ये कर दूं, इसको पॉइंट नहीं, अभी वो, हाँ नहीं तो पॉइंट वाला कर दीजिए, तो फिर हम लोग जो है वो ये वाला आप लोग पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी किताब है, ये वो है, इसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। आप 2-3 पेज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये एलर्जी का वो पॉइंट है। अब पॉइंट पे आ जाए, हे फीवर वाला सब समझिए, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, आगे जाइए मैडम। यस सर। तो इस तरह से हम अब एडी मेरिडियन के पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। इसमें पेज नंबर 50। पॉइंट दिखा। यस सर, इसमें AD1, यस AD1 हम पिक्चर में देख रहे हैं, मिडिल फिंगर में है, इस स्मॉल फिंगर के साइड में है, नेल के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे जितने भी है ईओवी के जितने भी पॉइंट्स है, वो हमारे इन ग्रूव में, बोन के ग्रूव में उन्होंने लोकेट किया था। तो ये यिंग यांग बॉर्डर पर पाए जाते हैं, यिंग यांग बॉर्डर पर पाए जाते हैं। जैसे कि हमें नेल में दिखाया है, तो नेल के ऊपर नहीं होगा, वो फिर हमारा TCM का हो जाएगा। नेल के ऊपर यूवी के मेरिडियन आ जाएंगे, UV 67 आ जाएगा, जहां पर ये दिखाया है इस पॉइंट को। लेकिन जब इसको हम यिंग यांग बॉर्डर पर दिखाएंगे, तब ये बिल्कुल इस जगह पर, नेल के जस्ट सामने इस जगह पर आएगा ये। तो इसमें है MP, ये मेजरमेंट पॉइंट है। एलर्जी ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का MP पॉइंट है। एलर्जी ऑफ स्किन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, एलर्जी ऑफ स्किन इन एब्डोमिनल ऑर्गन, या एलर्जी ऑफ स्किन इन माइनर पेल्विस में होता है। एलर्जी ऑफ स्किन इन लोअर पोर्शन ऑफ बैक में होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम AD1 को ट्रीट करेंगे। स्पेशल नोट, एलर्जी या एलर्जिक अमाशय विकार, गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम में इस बिंदु पर हम उपचार दे सकते हैं। अगर एलर्जी की वजह से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में हम AD1 को ट्रीट कर सकते हैं। एलर्जिक ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलर्जी ऑफ कोलाइटिस, बड़ी आंत में एलर्जी हो तो भी हम इस बिंदु पर उपचार दे सकते हैं।
पेशाब या जननांगों में एलर्जी अगर होती है, यूरिनरी ट्रैक में, जेनिटल ट्रैक में अगर प्रॉब्लम होती है, तब भी हम इस बिंदु को खास तरह से यूज करते हैं, और इसमें AD1 AD1B को भी यूज करते हैं, जो CMP पॉइंट है, 1B CMP पॉइंट है। CMP पॉइंट तो है। ये Yes, sir. सीडेटी करने पड़ेंगे? हाँ sedate, yes sedate, हाँ Yes, sedate, yes. sedate, हमेशा AD मेरिडियन के जितने भी पॉइंट्स है ना, सबको सीडेट करेंगे हम। जी। अगर हमें Okay. कुछ नहीं समझ में आता है तो इसके जो CMP पॉइंट है, अगर सिर्फ सिंगल ये उस पॉइंट को भी हम सीडेट करते हैं, हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि इसकी वजह से होते हैं, एलर्जी की वजह से, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला हमारे पास पॉइंट है AD1A। यह भी मेजरमेंट पॉइंट है, एलर्जी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये सारे हो गए लोअर पार्ट के AD1, और AD1A है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का MP पॉइंट है। इसमें है गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर एलर्जी का उपचार करना हो तो AD1A में हम दे सकते हैं। फिर AD1B, यह CMP पॉइंट है। AD1B हम देखते हैं कि हमारे फिंगर में ये जो सेकेंड बोन है, इसके इस ग्रुप में सेकेंड बोन के, ये इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस पॉइंट को भी अगर हम सेडेट कर देंगे तो भी हम, हमारी बॉडी में किसी भी रीजन से अगर एलर्जी है तो उसमें अच्छा इलाज मिलेगा। संपूर्ण शरीर अधिकांशतः CMP पॉइंट 1B में ही है, अधिकांशतः मैं कह रहा हूँ, अधिकांशतः पॉइंट आपके CMP 1B में है, आप पढ़िएगा। ठीक है। फिर है हमारे पास AD1C। ये AD1C SMP समेशन मेजरमेंट पॉइंट है फॉर आर्टेरियल एंड वास्कुलर स्क्लेरोसिस। धमनी और शिराओं में आई रुकावट के लिए, अगर एलर्जी की वजह से रुकावट है तो ऐसे में हम समेशन मेजरमेंट पॉइंट पर इसका हम इलाज कर सकते हैं, वह है AD1C। फिर डॉक्टर स्पेशल नोट इसमें है, टू ट्रीट आर्टियल स्क्लेरोसिस फर्स्ट ट्रीट एलर्जी। आर्टियल स्क्लेरोसिस, सबसे पहले एलर्जी को ट्रीट करेंगे, तथा रुकावट का उपचार के पहले एलर्जिक मेरिडियन पर हम सबसे पहले इसका एलर्जी का उपचार देंगे। इनिशियल डैमेज ऑफ इंटरनल लाइनिंग और ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड आर्टियल स्क्लेरोसिस। आर्टियल स्क्लेरोसिस के बारे में बताया गया है कि वह क्या है। आर्टरीज कितनी ब्लॉक्ड है जांचने के लिए, इस पर उपचार के लिए इस बिंदु पर हम आर्टरीज में कितनी ब्लॉकेज है इसको जांचने के लिए इस बिंदु पर हम उपचार देंगे, AD1C पर हम उपचार देंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है AD2। यह है मेजरमेंट पॉइंट एलर्जी ऑफ अपर पोर्शन। AD1A था लोअर पोर्शन का, AD2 है अपर पोर्शन का है, शरीर के ऊपरी भाग में एलर्जी इसमें शामिल होती है। एलर्जी ऑफ चेस्ट एंड थ्रोट, चेस्ट एंड थ्रोट में एलर्जी अगर होता है तो ऐसे में इसको हम ट्रीट करते हैं। एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ चेस्ट के स्किन में प्रॉब्लम आ रही हो। एलर्जी ऑफ अपर पोर्शन ऑफ बैक के पोर्शन में, अपर पोर्शन ऑफ बैक में एलर्जी की वजह से दिक्कत हो। एलर्जी ऑफ नेक, एलर्जी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज में, तो ऐसे कंडीशन में AD2 को हम ट्रीट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम CMP पॉइंट को भी ऐड कर लेंगे तो अच्छा हमें ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर दिस पॉइंट ट्रीट एलर्जी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड अस्थमा, एलर्जिक मायोकार्डिटिस, जिसमें कि हार्ट मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। मायोकार्डिटाइटिस कहते हैं हार्ट मसल्स में इन्फ्लामेशन को। स्किन एलर्जी ऑफ अपर बॉडी, स्किन एलर्जी ऑफ नेक एंड नैप, स्किन एलर्जी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। गला गर्दन भी है शामिल है। हाँ, गला गर्दन में एलर्जी हो जाता है। गर्दन पीछे साइड को और गले आगे साइड को कहेंगे। इनहेल एयर एलर्जी कॉज्ड बाय एनिमल हेयर और फेदर्स, इसकी वजह से अगर एलर्जी हो जाती है। इनहेल एयर एलर्जी कॉज्ड बाय प्लांट हेयर एंड पोलन की वजह से एलर्जी हो जाए। इनहेल एयर एलर्जी कॉज्ड बाय मोल्ड पार्टिकुलर इन मॉइस्ट हैबिटेशन, जब डंप एरिया में या मॉइस्ट एरिया में अगर रहते हैं, ऐसे में अगर कुछ मोल्ड मतलब फफूंदी को इनहेल कर लिया, इससे जो एलर्जी होती है। तारपीन या इनहेल द एलर्जी कॉज्ड बाय तारपीन इंसेक्टिसाइड या एसेट्रा। फिर इनहेल एयर एलर्जीज कॉज्ड बाय वुड इम्प्रेग्नेशन मीडिया, जाइलेमोन एसेट्रा। कास्ट संतृप्तिकरण द्रव्य, कास्ट को मतलब सर इसका यही हुआ ना, हाँ, वुड को मॉइस्ट करने वाला। हाँ, वो ठीक करने के लिए वो ऐसा करते हैं ना कि उसको क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं, जो मुझे तो सीजनिंग है, सीजनिंग कराते हैं उसके लिए। उससे से अगर किसी को एलर्जी हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम आए तो वह AD2 पर ट्रीट कर जितने सकते हैं सब इस तरह के द्रव्य हैं जो भी केमिकल उनके वजह से है। फिर है स्पेशल नोट, इसको ध्यान में रखिएगा। ये नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया एलर्जी के अस्थमा का पॉइंट है ये। एलर्जी का अस्थमा है AD2, LU11, LU10, LU10D। इसमें एक EOB का भी पॉइंट है, EAB का पॉइंट है, AD2 और AD10D।
EAV का पॉइंट है, LU11 हमारे TCM का पॉइंट है। इसको हम ये कर सकते हैं, ट्रीट कर एलर्जी का अस्थमा में हम इसको यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार की एलर्जी का उपचार के प्रोटोकॉल, मतलब अब वो नहीं, इससे अभी वो एलर्जी का अगले में होगा, पांचवें में है शायद वो। हाँ, ट्रेटाइज 5th में है। फिर लास्ट पॉइंट है AD मेरिडियन का, AD3। एलर्जी ऑफ द हेड रीजन में एलर्जी अगर होता है, इसमें इंक्लूड है एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ हेड, हेड के स्किन में, हेड के ऑर्गन में, एलर्जी ऑफ नेजल कैविटी में अगर होता है एलर्जी, पैरानेजल साइनस अगर होता है एलर्जी की वजह से, एलर्जी ऑफ द फेस एंड द स्कल, एलर्जी ऑफ हेयर, बालों की एलर्जी, एलर्जी ड्यू टू डेंटल प्रॉब्लम की वजह में हम अगर डेंटल प्रॉब्लम एलर्जी की वजह से अगर होता है तो उसमें AD3, LY2 और AD1B को हम सेलेक्ट करेंगे। एलर्जिक हे फीवर, पराग ज्वर जिसमें आंख से पानी निकलता है, पानी और छींकें आती है, AD2, AD3, LU11, LU10D, LU81B सभी को हम सेलेक्ट करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस, नासिका प्रदाह की एलर्जी, एलर्जिक माइग्रेन, माइग्रेन एलर्जी की वजह से माइग्रेन होता है। फिर एलर्जी ऑफ आई, आई में अगर एलर्जी हो जाए, एलर्जी ऑफ ओरल कैविटी, मुख में एलर्जी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम इन सारे पॉइंट्स को, AD3 को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर से बताऊंगी कि एलर्जी डिजेनरेशन के सारे पॉइंट को हम हमेशा ये करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। स्पेशल नोट है, एक्वायर्ड एलर्जी आर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिसीड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ द लीवर, हेंस ट्रीट लिवर ऑल्सो इन केस ऑफ द एलर्जिक, स्पेशली ट्रीट लिवर 3 सेडेट। लीवर 3 को हम सिलेक्ट करेंगे। लीवर का यहाँ पर स्पेशली इसलिए किया गया कि लीवर हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं सबसे पहले, या जितनी किसी भी चीज़ का, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ जो भी होती है, लीवर में हमारे सबसे पहले जाता है। तो ऐसे में एलर्जी का प्रभाव भी लीवर के ऊपर ही पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लीवर 3 को भी ट्रीट करेंगे और उसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि तो लीवर 3 अपने ब्योल में, लीवर 3, हाँ हाँ, यस, ब्योल में यस सर, इसको ऐसे बोल सकते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हो ऐसे लोगों में भी लगातार अगर हम लीवर 3 को सिलेक्ट करते हैं तो इससे भी उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन सिलेक्ट करना है इसमें। तो इस तरह से हमारा एडी डिजेनरेशन मेरिडियन, ये आप लोग, बहुत से लोग जो है कभी भी एलर्जी का उपचार जो है इस किताब में इतना बढ़िया दिया हुआ है कि आप केवल एलर्जी का जरूर उपचार करिए। स्किन की एलर्जी, यानी स्किन का, आपके पास एक मेरिडियन भी आगे पढ़ेंगे, स्किन मेरिडियन है, वहां भी जाइए और स्किन इसमें जाइए, एलर्जी पे जाइए, दोनों का ट्रीटमेंट कर दीजिए। अभी आप स्किन पढ़ेंगे ना, तो स्किन में कहीं हुआ, मान लीजिए नहीं मालूम हो कि एलर्जी से है कि स्किन की कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो वहां स्किन मेरिडियन है। तो चेहरे पर आप, अच्छा होता क्या बता दिया उन्होंने, केमिकल जितना यूज करेंगे उतना ही एलर्जी की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप लोग खुद समझदार हैं, जितना जो यूज कर रहा हो वो समझ ले कि लीवर 3 को सिलेक्ट करना है और उसके साथ साथ एक आध कोई पॉइंट ऊपर का AD3 हो जाएगा, बीच वाले का AD2 हो जाएगा, नीचे का AD1 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसका एलर्जी का, और समझ लीजिए आर्टीरियल कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए वैस्कुलर मतलब वेसल्स में जाता है ना रक्त, तो वैस्कुलर डिजेनरेशन, वहां कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट। इसलिए एडी मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन है और इसको बड़ा मानना चाहिए कि जब भी, हम लोग तो जानते नहीं थे, तब शुरुआत में जब था ये, इसको पढ़ा था हम लोगों ने, तो एक मित्र, एक फ्रेंड है उनका, कोई आया, उनको कोई दवा का था, रिएक्शन हो गया। अब हमने सोचा क्या करें, तो इसी की किताब से देख करके, और वो पॉइंट हमने कहा कि यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, उतना तब नहीं मालूम था कि ठीक से कहाँ लगेगा, उन्होंने जैसे जैसे लगाया होगा, लेकिन वो रात को लगाया, रात को पूछा था 8-9 बजे, और सवेरे हमने पूछा क्या हुआ, क्या वो सब ठीक हो गया, मेथी क्यों लगाया था। तो ये रिएक्शन कब हुए, क्योंकि मालूम था कि एडी वाला होगा, कुछ एलर्जी हुआ था, वो एविल देते हैं ना, एविल, यस सर, हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि एविल दिया हुआ है, हमने कहा एविल चलेगा, ये वाला यूज करो देखो, तो उसको यूज किया उन्होंने, और सवेरे बोले ठीक है। तो ये, अब उन्होंने कैसे लगाया होगा हमें नहीं मालूम, ना हमको ठीक से मालूम था, ना हमने जो बताया उसके विषय बता दी साइड में लगाइएगा। अब उन्होंने कितना लगाया होगा साइड में कौन जाने, लेकिन लगाया, सवेरे तक ठीक हो गया, ये मैं कह रहा हूँ आपको। तो बिना एविल के, मतलब कहना मेरिडियन बहुत अच्छी है। तो हम लोग डॉक्टर वॉल को उतना आदर नहीं दे रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका अर्थ है
कि हम लोग डॉक्टर वॉल को उतना आदर नहीं दे रहे हैं। इनके पॉइंट हम लोग बता, कहीं आपको कोई कितने ग्रुप, रेखा अग्रवाल मैडम कितने ग्रुप तमाम आप लोगों ने ज्वाइन किए होंगे, किसी ग्रुप में डॉक्टर वॉल का जैसे मान लीजिए 100 प्रोटोकॉल है, तो 100 प्रोटोकॉल में डॉक्टर वॉल के 30 प्रोटोकॉल आने चाहिए ना? नहीं है। कभी नहीं आते। चाइनीज प्रोटोकॉल 5% आते हैं और डॉक्टर वॉल के परसेंट शायद 1% भी नहीं होगा। और डॉक्टर वॉल केवल पॉइंट पर लगा रहे हैं आपको ना आपको कहीं बहुत पहचान नहीं, उन्होंने सिंपल बता दिया कि पॉइंट लगाइए। पॉइंट, हाँ पॉइंट जरूर वो है, वो ब्योल में लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप चेहरे पे लगाएं, ब्योल में लगा सकते हैं। पॉइंट उसके हैं, वो डिफाइंड पॉइंट है बहुत से, और बहुत से पॉइंट थोड़ा सा वो जहाँ आपको कहीं लगता हो कि हम कैसे लगाएं, तो मान लीजिए 10 पर है और 10D बगल में है, तो 10D के बगल में लगा लीजिए। ब्योल में तो बहुत कम स्पेस है, उसमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। 10 है, 10C है, और आपको नहीं मालूम 10D कहाँ आएगा, तो थोड़ा सा बगल में लगा दीजिए, उस दूरी में जो आपका उसमें जाइए ओरिजिनल में, वहां पर दूरी देख लीजिए, तो वहां दो पॉइंट देख लीजिए कि 10 और 11 की कितनी दूरी है, और 10 11 आपके ब्योल में कितनी दूरी है, बस उसके बीच में 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट का आप स्पेस लेकर लगा लीजिए। आप ये मत डरिए कि हमने गलत लगा दिया, पॉइंट कैसे एग्जैक्ट होगा, तो बहुत एग्जैक्ट के उसमें नहीं, लेकिन स्पेस आप तय कर लीजिए खुद ही। ब्योल में लगाएंगे तो आपको और अधिक सफलता इसलिए मिलेगी, जगह कम है। ठीक है, तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और डॉक्टर वॉल को भी याद करेंगे, उनकी दोनों की ऊर्जाओं को हम लोग ग्रहण करेंगे, और हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने ज्ञान का प्रसार भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, और दूसरों को बताएंगे भी, ताकि वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कहीं और करें। इसी माध्यम से हम लोग जो है उनके सिद्धांतों को, उनके उसको जो मोटो है उसका अनुसरण करेंगे और उसको फैलाएंगे। मोटो क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सुधा, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।